नमस्कार दोस्तों, चंद्र क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण। इस वीडियो में देखेंगे हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण, जो कि पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है और प्राकृतिक रूप से भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। ठीक, तो इन 3 अवस्थाओं को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये 3 अवस्थाएं आपका ठोस है। ठीक, 3 अवस्थाएं क्या है आपका, तो ठोस है, द्रव है, गैस। ये 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम 2 और अवस्थाएं प्राकृतिक में पाई जाती हैं। ठीक, उसको हम देखेंगे। एक है आपका प्लाज्मा है, ठीक, पदार्थ की ये चौथी अवस्था बोली जाती है। प्लाज्मा को क्या बोला जाता है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन कहलाती है, तो आपका तो प्लाज्मा। फिर इसके बाद जो आपका 5वीं अवस्था है, जो कि आपका बोस बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो क्रमशः हम इनको भी देखेंगे। ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं आपका ठोस, द्रव और गैस, जो कि चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो इनका भी हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ठोस। ठोस किसे कहेंगे, ठोस किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे हम, तो ठोस कहेंगे। जैसे लकड़ी, लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि। ठीक, लकड़ी, कोयला, कागज इत्यादि ये क्या है, आपकी ठोस के क्या है, उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम अगला देखते हैं आपका, ये तो हुआ आपका ठोस। ठोस का जो आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं हम, तो ठोस कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम द्रव। दूसरी अवस्था है आपका द्रव। ठीक, द्रव, द्रव किसे कहेंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्रव। जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, तेल हुआ। दूध, पानी, तेल। जैसे हम लेते हैं पानी, पानी है, ये क्या कहेंगे इसको, तो द्रव। ठीक, इसका सिर्फ आयतन निश्चित होता है। द्रव का सिर्फ क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगर हम पानी को जिस भी पात्र में डालें, अगर पानी को हम लेकर बाल्टी में डालते हैं, तो बाल्टी का क्या करेगा, आकार धारण कर लेगा। और उसी पानी को बॉटल में भरेंगे तो बॉटल का क्या करेगा, रूप धारण कर लेगा। तो पानी को जिस भी पात्र में रखेंगे, उस पात्र का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आयतन क्या होता है, इसका निश्चित होता है। क्योंकि इसको जितना लीटर लेंगे उतना ही लीटर होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, न तो उससे बढ़ सकता है। ठीक, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसे क्या कहेंगे हम, तो द्रव। फिर अगला हम देखेंगे गैस। ये तीसरी अवस्था है गैस। ठीक, गैस किसे कहेंगे, तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित न हो, उसे क्या कहेंगे हम, तो गैस कहेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित न हो, उसे क्या कहेंगे, तो गैस कहेंगे। जैसे कोल गैस हुआ, मार्स गैस हुआ, एलपीजी गैस हुआ, ये सब क्या है, आपके गैस हैं।
न तो इसका आयतन निश्चित होता है, न तो इसका आकार निश्चित होता है। अगर हम पात्र में, किसी पात्र में रखते हैं, अगर 1 केजी गैस है, ठीक 1 केजी गैस है, अगर हम उसे जितना बड़े पात्र हो उसमें अगर रखेंगे तो पूरी तरह से वो पात्र में क्या होगा, वो गैस फैल जाएगा। ठीक, जितना बड़े पात्र में रखेंगे हम तो वो पूरी तरह से पात्र को क्या कर लेगा, वो गैस घेर लेगा। ठीक, तो इसका जो क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, न तो आयतन इसका निश्चित होता है। इसीलिए इसको कहेंगे हम क्या, तो गैस कहेंगे। गैस होता है जैसे कि कोल गैस हुआ, कोल गैस, फिर इसके बाद मार्स गैस, मार्स गैस, ठीक, कोल गैस, और इसके बाद आपका है मार्स गैस इत्यादि। ये सब क्या है, उदाहरण है। किसके उदाहरण है, तो गैस के। फिर इसके बाद देख लेते हैं तीनों अवस्थाओं का जो सामान्य रूप से कुछ गुण है उनको देखते हैं। ठीक, इन अवस्थाओं के कुछ गुण है उसको देखते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, इसके कुछ गुण है उसको हम देख लेते हैं। देखते हैं इसका घनत्व के आधार पे इनमें क्या स्थिति रहती है, किनके घनत्व अधिक हैं, किनके घनत्व कम होते हैं। ठीक, तो घनत्व के आधार पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा घनत्व, घनत्व का मतलब उसका कण जो आपस में बहुत नजदीक हो, बहुत क्या हो, नजदीक हो, उसे क्या कहेंगे, तो घनत्व कहेंगे। जिस पदार्थ के कण आपस में क्या होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, या उनके बीच की दूरी जितना होती है उसी को क्या कहते हैं हम, तो घनत्व कहते हैं। तो सबसे अधिक जो घनत्व होता है ठोस का होता है। ठीक, सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है, क्योंकि इसके कण होते हैं कि आपस में नजदीक नजदीक होते हैं। इसके बाद जो दूसरा होता है आपका, तो द्रव होता है, जो कि ठोस की अपेक्षा द्रव का जो घनत्व क्या होता है, कम होता है। द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। किसके अपेक्षा, तो ठोस की अपेक्षा। ठीक, ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। फिर द्रव की अपेक्षा जो गैस के घनत्व क्या होता है आपका, कम होता है। अब देख लेते हैं, जैसे कि ठोस के घनत्व देखेंगे, जो कण होंगे ठोस के, तो ये बहुत क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होंगे, एक एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, चपके हुए होंगे। लेकिन हम अगर द्रव को देखें तो द्रव के जो कण होंगे ये कुछ दूरी दूरी पे होंगे, ऐसे दूरी दूरी पे होंगे। ठीक, ठीक, और जब हम गैस को देखते हैं तो जो गैस होता है इसके जो कण होते हैं बहुत दूरी दूरी पे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका हो जाता है, तो ठोस का, फिर उसके बाद द्रव का, और उसके बाद सबसे कम तो गैस का होता है। ठीक, ये इसके क्या कहलाएंगे, तो घनत्व। इसके बाद हम देखते हैं आगे, घनत्व के बाद अंतर आणविक स्थान। ठीक, इसके बारे में देखें, अंतर आणविक स्थान का मतलब क्या चीज है, कि जो इसके बीच के जो कण हैं उनके बीच की दूरी किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी। तो जिसकी बीच की दूरी अधिक होगी, ठीक, तो उसका क्या अंतर आणविक स्थान क्या होगा, अधिक होगा। जिनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होगी उनके अंतर आणविक स्थान बहुत क्या होंगे, कम होंगे। तो जैसे हम बनाए थे फिगर आपके, जैसे हम ले लेते हैं एक आपका गैस है, ये ठोस है। ठीक, ये इसको कहेंगे हम ठोस। फिर इसके बाद हम बनाते हैं द्रव का। ये हुआ आपका द्रव। फिर इसके बाद गैस बना लेते हैं। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। अब हमको अंतर आणविक स्थान देखना है कि किसके बीच में दो कणों के बीच अधिक दूरी हो, वही क्या कहलाता है आपका अंतर आणविक स्थान कहलाता है।
तो सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान देखेंगे तो किसमें होगा? दो कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक किसमें है? तो गैस में है। तो सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान किसके बीच होगा? तो गैस के बीच होगा। किसके बीच? तो गैस के बीच। ठीक। और उससे कम, गैस से कम जो अंतर आणविक स्थान किसका होगा? तो द्रव का होगा, जो कि इसकी अपेक्षा देखें तो इनके कणों के बीच की जो दूरी है क्या है आपका? कम है। ठीक, तो हो जाएगा आपका द्रव। फिर इसके बाद गैस हुआ, द्रव हुआ, इसके बाद क्या है आपका? ठोस। ठोस इसकी अपेक्षा इनके जो दो कणों के बीच की दूरी है, दो कणों की जो बीच की दूरी है क्या है आपका? इसकी अपेक्षा क्या है? कम है। ठीक, जो इसके बीच की जो दूरी है, कणों के बीच की दूरी क्या है आपका? द्रव की अपेक्षा क्या है? कम है। तो ये हो जाएगा आपका ठोस। तो देखेंगे सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान किसके होगा? तो गैस का, फिर द्रव का, उसके बाद होगा आपका ठोस का। ठीक, अंतर आणविक स्थान। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम इस गतिज ऊर्जा, जिनके कण दूरी, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक जिसके कण के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और जिसके कण के बीच एकदम दूरी क्या होगी? एकदम दूरी क्या होगी? कम होगी, तो उसकी भी गतिज ऊर्जा क्या होंगे? कम होंगे। जैसे हम ठोस ले लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी क्या है? बहुत अधिक है, तो इसके जो कण है आपस में यहां से यहां तक दूरी तय कर सकता है, लेकिन इसके बीच की दूरी क्या है? कम। इनके कणों के बीच की दूरी, द्रव के कणों के बीच की दूरी क्या है? कम है। तो इसका जो कण है यहां से मात्र इतना ही दूरी तय करता है, लेकिन जो द्रव है, ठोस है, उसके कण की दूरी मात्र बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये क्या करेगा? ठोस, इसका जो कण होगा इतना ही दूरी तय कर पाएगा। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? तो किसके कणों की होगी? तो गैस की। ले लेते हैं हम गैस। गैस के बाद हो जाएगा आपका द्रव, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसके जिसके कण नजदीक होंगे, जिसके कण क्या होंगे? नजदीक होंगे। जिस पदार्थ के कण क्या होंगे? नजदीक होंगे, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। जिस पदार्थ के कण अधिक दूरी पे होंगे, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। तो गैस के बाद हो जाएगा आपका द्रव, फिर इसके बाद ठोस। ठीक, गैस, द्रव और ठोस। सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होगी? तो ठोस की होगी। और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? तो गैस की होगी। फिर इसके बाद विसरण के बारे में देखते हैं कि इसका विसरण अधिक होता है। जिसके कण मुक्त होते हैं उसका विसरण क्या होता है? अधिक होता है। जिसके कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं उसका विसरण क्या होता है? कम होता है। ठीक, विसरण जिसके कण मुक्त होते हैं, ठीक, जिसके कण मुक्त होते हैं, ठीक ना, उसका विसरण क्या होता है? अधिक होता है। और जिसके कण एक दूसरे से क्या होते? चिपके हुए होते हैं, उसका विसरण क्या होता है? कम होता है। तो सब किसके कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पे होते हैं, मुक्त रूप में होते हैं? तो किसके? तो गैस के। फिर उसके बाद द्रव के। ठीक, इसके बाद है आपका ठोस के। तो सबसे ज्यादा विसरण किसका होता है? तो गैस का। सहसंजक बल, इसको देखते हैं। सहसंजक बल क्या होता है? कि जो कण आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक, एक दूसरे से जुटने का कोशिश करते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका सहसंजक बल। सबसे अधिक सहसंजक बल किसका होता है? तो ठोस का। जैसे कि ठोस के कण, जिसके कण अधिक मजबूती से पकड़े हों एक दूसरे के, या तो आपस में क्या हो? चिपके हुए हों, उसका सहसंजक बल क्या होता है? अधिक होता है। और जिसके कण एक दूसरे से अगर जितना ही अधिक दूरी बनाता जाएगा, उसके सहसंजक बल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक, दो कण आपस में जितना दूरी वो बनाता हुआ जाएगा, किसी भी पदार्थ के जो कण है जिनके बीच की दूरी अधिक होती जाएगी, तो उसके सहसंजक बल कम होते जाएंगे। जिस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती जाएगी,
उसके सहसंयोजक बल क्या होंगे, अधिक होते जाएंगे। इसे क्या कहेंगे हम, तो सहसंयोजक बल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तो सहसंयोजक बल। ठीक, यह इसका इन पदार्थों का सामान्य गुण था। ठोस द्रव गैस का ये सामान्य गुण था, पदार्थों का सामान्य गुण। इसको हम देख लिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपका प्लाज्मा में। यह है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहेंगे, ठीक। तो देखिए प्लाज्मा की सर्वप्रथम पहचान सर विलियम क्रुक्स द्वारा प्लाज्मा की पहचान की गई थी आपका 1879 ईस्वी में। यह पदार्थ की क्या कहलाती है, चौथी अवस्था है। यह पदार्थ क्या है आपका, तो यह पदार्थ क्या है आपका, तो चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसका खोज किसने, विलियम क्रुक्स द्वारा की गई थी। किसकी खोज, तो प्लाज्मा की खोज। और कब की गई, तो 1879 ईस्वी में। प्लाज्मा की खोज कब की गई, तो 1879 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक, और क्रुक्स द्वारा, विलियम क्रुक्स द्वारा तो इसकी खोज की गई, लेकिन इसका नामकरण, ठीक, इसका नाम तो इरविन लैंग पुंडर। और खोज किसने की, तो विलियम क्रुक्स द्वारा एक खोज की गई, तो 1879 ईस्वी में। ठीक, ये पदार्थ की चौथी अवस्था जिसे कहा जाता है। ठीक, इसका जो तापमान होता है, जो प्लाज्मा का जो तापमान होता है आपका 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो तापमान होता है आपका 20,000 सेंटीग्रेड होता है, जो कि इसी के तापमान, तारों के तापमान का कारण यही अवस्था है आपका प्लाज्मा अवस्था। जो सूर्य और तारों का तापमान जो प्राप्त होता है हमको, तो इसी अवस्था के कारण प्राप्त होता है। किस अवस्था के कारण, तो ये प्लाज्मा अवस्था के कारण ही प्राप्त होता है। ठीक, जो कि इस अवस्था का तापमान अधिक होने के कारण, इस अवस्था का जो तापमान है, मतलब प्लाज्मा की अवस्था का जो तापमान है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, इस अवस्था के कारण गैसों का क्या होता है, आयनीकरण भी हो जाता है। गैसों का आयनीकरण हो जाता है इस अवस्था के कारण। मतलब प्लाज्मा जो है यह चौथी अवस्था है। इस अवस्था के कारण गैसों का आयनीकरण भी हो जाता है आपका प्लाज्मा। जो कि इसको एग्जाम में हर वक्त पूछता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की। तो प्लाज्मा की खोज विलियम क्रुक्स द्वारा की गई 1879 ईस्वी में। इसका नामकरण किसके किसके द्वारा किया गया था, इरविन लैंग पुंडर के द्वारा किया गया था नामकरण। ठीक, और इसका जो तापमान, जो प्लाज्मा का जो तापमान होता है, प्लाज्मा की अवस्था कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे स्थिर रहती है, तो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो अवस्था मिलती है या स्थिर रहती है प्लाज्मा की अवस्था। जो कि यह अक्सर एग्जाम पूछता है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था किसे कहते हैं, तो चौथी अवस्था के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्लाज्मा को जाना जाता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ क्या है, पांचवी अवस्था है। ये पदार्थ क्या है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोर्ड बोस का आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। यह अवस्था जो मिलती है आपका 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी अवस्था प्राप्त की जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं परम शून्य ताप। परम परम शून्य ताप पे यह अवस्था प्राप्त की जाती है। कौन सी अवस्था, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था। और पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है। ठीक, जो कि इसका खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किया गया था। इसकी जो खोज की गई थी, जो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, इसकी खोज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है 1920 ईस्वी में
लेकिन उस समय तो ये सत्येंद्रनाथ बोस ये पदार्थ की पांचवी अवस्था का तो खोज कर लिए थे, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? तो सत्येंद्रनाथ बोस। इसकी व्याख्या नहीं करने के कारण इसको पांचवी अवस्था उस समय मानी नहीं गई पदार्थ की। जो कि इसका जो व्याख्या किया गया था, जो कि विदेशी जो वैज्ञानिक थे आपके कॉर्नेल है, बीमेन और कंटरले। कार्नेल कार्नेल बीमेन कार्नेल बीमेन और एक आपके वैज्ञानिक है कंटरले। ठीक, कंटरले, कार्नेल, बीमेन और कंटरले, ये तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2001 ईस्वी में 2001 ईस्वी में इसकी इन लोगों ने व्याख्या की। किसके? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब पदार्थ की पांचवी अवस्था के इन लोगों ने व्याख्या कर दी। लेकिन खोज किसने किया था? तो सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा एक खोज 1920 में कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए। जो कि 2001 ईस्वी में, ठीक, इस पांचवी अवस्था की व्याख्या कार्नेल, बीमेन और कंटरले इनके द्वारा कर दी गई आपका 2001 ईस्वी में। जब इन लोगों ने मिलकर व्याख्या इसके कर दिए, मतलब पदार्थ की पांचवी अवस्था का जब इन लोगों ने मिलकर व्याख्या कर दिए, तो उनको 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन लोगों को 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या मानव द्वारा निर्मित पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। कौन? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, यह था आपका पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का वर्गीकरण। पदार्थ की भौतिक अवस्था एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। पदार्थ के मुख्य रूप से भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? तो ठोस, द्रव और गैस। ठीक, दो अन्य होता है आपका, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट, ये आपकी पदार्थ की अवस्थाएं थी। ठीक, आप लोग एक से दो बार अगर वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह से, तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ठीक, तो दोस्तों नमस्कार।